Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problems related to how to calculate NAV. Okay, so now I am going to cover illustration number 3 of CMA final study material, and also same as it is question number 19 of CA final study material. Okay, so let's start. See, IS CMA final study material. Okay, so let's start. देखो क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है किसकी, सीए फाइनल स्टडी मटेरियल का, और ये सीए फाइनल स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 19 है. ओके, देखो, अ म्यूचुअल फंड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख यूनिट्स. एक म्यूचुअल फंड है, उसने कितने लाख यूनिट इशू किए हैं? 10 लाख. कितने में? 8 ऑफ ईच ऑन 1 Jan 2012. नो एंट्री लोड, कोई नो एंट्री, इस पे कोई ना एंट्री लोड है ना कोई एनी अदर चार्ज. इट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट. इसमें फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट क्या है? कितने? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. इसकी फेस वैल्यू 100 और कितने में खरीदी परचेज किए? 160 रुपए में. गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितनी है? गवर्नमेंट 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो कितनी है? वो है 8 लाख. एंड 9% डिवेंचर अनलिस्टेड है, वो कितने? 5 लाख. एंड 10% लिस्टेड डिवेंचर्स तो कितने? 5 लाख के हैं. टोटल अमाउंट कितना हो गया? 98 लाख. 98 लाख क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया 98 लाख की. ठीक है, अब पहले लिख लेते हैं डाटा को. देखो क्या लिखा है. एक म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड, उसने यूनिट्स कितने इशू किए हैं? 10 लाख यूनिट्स. 10 ईच. ओके, अब इसके बाद क्या है? इक्विटी शेयर्स. अब उसने जो उसके पास कितने 1 कितने ईच 10 है ना, तो कितने हो गए टोटल? 1 करोड़. 1 करोड़ का फंड क्या हो गया? इकट्ठा हो गया इनके पास. ठीक है, अब 1 करोड़ का फंड इकट्ठा हो गया. अब उसने से क्या किया? पहले इक्विटी शेयर में इक्विटी शेयर्स कितने बाय किए? उसमें से 50,000 160. और इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज. ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 80 लाख. टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है इक्विटी शेयर्स में? 80 लाख की. अब उसी तरह अब देखो क्या लिखा? 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी. इसमें कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 8 लाख. ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है? 9% डिवेंचर, 9% डेट. 9% डेट कितने गए? 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं डेट में. 5 लाख 9% डेट. देन आफ्टर 10% डेट. ये कौन सा? ये लिस्टेड है, लिस्टेड. और ये कौन से थे? अनलिस्टेड. अनलिस्टेड डिवेंचर में कितने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड ने? 5 लाख. और लिस्टेड में कितना किया? इसमें भी 5 लाख रुपए. ठीक है, अब देखो टोटल कितना हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट करो कितना हो रहा है? 80 लाख प्लस 8 लाख प्लस 5 लाख प्लस में 5 लाख, ये हो गया 98 लाख. ओके, ये इतनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर. अब देखो क्या लिखा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा? देखो, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड्स ऑफ ₹12 लाख वर रिसीव्ड इक्विटी शेयर. अब क्या लिखा? 12 लाख डिविडेंड रिसीव हुए हैं. जो कितने 80 लाख के क्या इशू किए थे डिविडेंड में? किसमें? इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, उसमें डिविडेंड कितने रिसीव हुए? 12 लाख इक्विटी शेयर्स में. और उसका क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटी वाज रिसीव्ड. जो ऑल टाइप्स ऑफ डेट एंड सिक्योरिटी है, जो उन पे इंटरेस्ट था, वो सब क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ है. और उसका लिखा एट द एंड ऑफ द ईयर शेयर्स एंड 10% डिवेंचर कोटेड. अब देखो, शेयर्स एंड 10% डिवेंचर कोटेड कितने में? 175%. मतलब शेयर्स की वैल्यू कितनी बढ़ेगी? कितनी होगी? 175%. ओके, एंड एट द और उसकी 90% क्या होगी? रहेगी वैल्यू. 10% डिवेंचर की वैल्यू कितनी रहेगी? 90%. पहले कितनी थी?
5 लाख थी, अब वो कितनी 90% रहेगी उसकी वैल्यू, मतलब डिक्रीज हो गई है। और इक्विटी शेयर क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया, कितने बनने 70% से। ओके, अब उसके बाद क्या लिखा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब शेयर 175% से क्या हो गया उसकी वैल्यू इंक्रीज, और उसके बाद 10% डिवेंचर क्या हो गया 90%, मतलब डिक्रीज हो गई 10% से। अब उसके बाद क्या लिखा अदर इन्वेस्टमेंट आर कोटेड एट पार, जो अदर इन्वेस्टमेंट थी वो एट पार पर है, जितने उसमें इन्वेस्ट किया था वही उसकी वैल्यू ना ऊपर हुई है ना नीचे हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा फाइंड आउट द नेट एसेट्स वैल्यू पर यूनिट गिवन दैट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ईयर अमाउंटेड टू कितना 5 लाख, और उसका ईयरली एक्सपेंस कितना हुआ है उसमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 5 लाख। एंड क्या लिखा है एंड ऑल्सो फाइंड एनएबी इफ म्यूचुअल फंड हैड डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, कितने डिविडेंड अगर पे कर देता है 0.9 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो अगर म्यूचुअल फंड अपने यूनिट होल्डर को क्या कर देता है 0.9 पर यूनिट डिविडेंड पे कर देता है, तो उस केस में क्या एनएवी होगी, दोनों केस में निकालनी है। अगर डिविडेंड पे नहीं किया तो एनएवी क्या होगी, अगर डिविडेंड पे किया तो क्या एनएवी होगी। बस एक ही चेंज है दोनों के क्वेश्चन में, क्या सीए फाइनल की स्टडी मटेरियल में 0.8 पर यूनिट दिया है और इसमें कितना 0.9 पर यूनिट है, बस बाकी सेम है सारे क्वेश्चन। ओके, अब देखो अब क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 98 की, बट इससे कितने रुपए रिसीव हुए थे 1 करोड़। अब बैलेंस क्या बच गया, अब बैलेंस निकालो, कैश बैलेंस कितना बच गया, कैश बैलेंस कितना बच गया, देखो 1 करोड़ तो टोटल आए थे इसके पास म्यूचुअल फंड के पास, उसमें से इन्वेस्ट कितने कर दिए 98 लाख। ठीक है, तो बैलेंस बच गया 2 लाख। और क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना किसी कैश बैलेंस को निकालने में, क्योंकि कैश बैलेंस ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सेम वैसे ही दिखाना, जो जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी उसकी इंक्रीज करके दिखा दो, है ना। बट कैलकुलेट क्या करना है, कैश बैलेंस। ठीक है, ये क्या है ओपनिंग कैश बैलेंस हो गया ना, जो ओपनिंग बच गया था 98 कितने 1 करोड़ रिसीव हुए थे, उसमें से 98 लाख क्या कर दिए इन्वेस्ट कर दिए, उसका बैलेंस कितना बच गया ओपनिंग बैलेंस 2 लाख। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओके, अब देखो ओपनिंग वाले कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख। ओके, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड, तो इसमें डिविडेंड ऐड कर दो, डिविडेंड कितने 12 लाख। अब डिविडेंड के बाद इसमें क्या इंटरेस्ट ऑल टाइप ऑफ क्या इंस्ट्रूमेंट जो भी इशू के जिसमें इन्वेस्ट किया है, डिवेंचर, लिस्टेड डिवेंचर, अनलिस्टेड डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उन पे क्या इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है। तो क्या करना है, देखो 7% डिवेंचर पर इंटरेस्ट कितना 7% डेट, इस पर इंटरेस्ट कितना है, इस पर 7% था ना, 7% इंटू में 8 लाख इंटू में 7%, ये कितना है 56,000। अब इसके बाद देखो अब कितने 9% डिवेंचर अनलिस्टेड वाले हैं, 9% डेट अनलिस्टेड 9% वाले हैं, तो इसमें क्या हुआ 9% कितना हो जाएगा 5 लाख का 9% 45,000। अब इसमें 10% डिवेंचर है लिस्टेड वाले, उन्हें भी ऐड कर दो, इंटरेस्ट उसका भी 10% डेट लिस्टेड है, ये लिस्टेड। ओके, अभी 10% किसका 5 लाख का, तो कितना आएगा 50,000। अब इसका टोटल करो कितना है, देखो 2 लाख प्लस में 12 लाख प्लस में 56,000 प्लस में 45,000 प्लस में 50,000, कितना आ गया ये 15,51,000। ओके, 15,51,000 आ गया। अब इसमें क्या करना, लेस करना ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने थे 5 लाख, तो 5 लाख क्या कर देना माइनस, ड्यूरिंग द ईयर पेड किए तो कैश पेड क्या होगा, कितना आ गया ये 10,51,000, ये कैश बैलेंस।
ओके, ये कैश बैलेंस, बस इसी को इम्पोर्टेंट है कि कैश बैलेंस कैसे कैलकुलेट करना है, और कुछ भी इसमें नहीं है। अब देखो बाकी क्या बचा है, अब इसमें क्या निकालना है, एनएवी निकालने हैं, पहले एनएवी निकालते हैं। ठीक है, साइड में लिख यहाँ करता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, ओके, एनएवी निकालनी है। अब देखो इक्विटी शेयर्स, अब यहाँ पर फेस वैल्यू क्यों दी है, ये ध्यान देना। इससे फेस वैल्यू इसलिए दी है क्योंकि जो 175% इंक्रीज हुए हैं वो किस पे निकालना है, एक फेस वैल्यू पे निकालना है, ना कि एक किस पर 160 जिसपे क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, जिसपे शेयर परचेज किए थे। फेस वैल्यू पर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हुई है उस पर निकालनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फेस वैल्यू कितनी है 100, इसका 175%, और इनटू में कितने यूनिट्स परचेज किए थे 50,000, करो 100 इंटू 175 और इंटू में क्या करना है 50,000, ये हो गया 87,50,000, 87,50,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है 7% डिवेंचर, ये तो एक पारी थे 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये तो एट पारी थी, एट पार कितनी थी ये 5 लाख। अब इसके बाद क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बाद 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर इसमें क्या था, वो भी एट पारी है, 9% डेट्स, ये भी एट पार है, तो ये क्या हो गया 5 लाख ये भी। अब 10% डिवेंचर, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 10% डेट, देखो 5 लाख थे, अब उनकी वैल्यू कितनी बची है 90%, तो 90% निकाल दो, 4,50,000। अब एनएवी इसमें क्या ऐड करेंगे, कैश। अब वर्किंग नोट, ये क्या था, वर्किंग नोट था वो, ये वर्किंग नोट आया था। ठीक है, इसे यहाँ पे डाल दो, वर्किंग नोट नंबर 1। अब कितना था ये 10,51,000, 10,51,000। ठीक, अब इसका टोटल कर दो, 87,50,000 प्लस में 5 लाख, प्लस में 5 लाख, प्लस 4,50,000, प्लस में 10,51,000, कितना आ गया 11,25,000, सॉरी 1,12,51,000, 1,12,51,000। ठीक है, ये टोटल एनएवी आ गई है। कोई यहाँ पर लाइबिलिटी तो दी नहीं थी जो हम माइनस करते, तो जो निकल गया वही क्या है एनएवी। अब एनएवी पर यूनिट निकालो, एनएवी पर यूनिट। अब इसको कितने क्या करना, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट कितने थे 10 लाख, 10 लाख से डिवाइड करो, कितना आ गया 11.25 टन। ये कब है, ये एनएवी कब की निकली है, इफ डिविडेंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर डिविडेंड नहीं देते हैं तो ये एनएवी होगी। ठीक है, और अगर इफ डिविडेंड पेड, तो एनएवी कितनी थी, एनएवी बिफोर डिविडेंड पेड कितनी है, 11.251, और डिविडेंड कितना है इसमें पर यूनिट, डिविडेंड पर यूनिट है 0.9, लेस कर देंगे, फिर लेस डिविडेंड 0.9। ठीक है, अब सी वाले में क्या दिया है, उसमें 0.8 है तो 0.8 माइनस कर देना है, बस ये वैल्यू रिप्लेस है और कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन सेम है, डिटेल है। ठीक है, अब माइनस करो इसे,
11.251 माइनस में 0.9, ये कितना आया 10.351, ठीक है। NAV आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड या आफ्टर पेड डिविडेंड, ठीक है। ये है बिफोर डिविडेंड पेड करने की एनएवी, ये है आफ्टर डिविडेंड पेड करने की एनएवी, ठीक, ऐसे करना है। अब इसमें एक पॉइंट है वो समझाना है। देखो अब सीएमए फाइनल में क्या, जो सीएमए फाइनल में क्या है, इसमें जो बैलेंस बचा है 2 लाख का, उसे क्या एज्यूम किया है इशू एक्सपेंस। बट इसमें क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन में पहले दे दिया कोई एंट्री लोड कोई चार्ज नहीं है, मतलब एंट्री लोड वॉज नॉट चार्ज, नो एंट्री लोड वॉज चार्ज, ओके। सो इसमें क्वेश्चन में इन्होंने पहले एज्यूम कर लिया है, सीए फाइनल वालों ने, सीएमए फाइनल में क्या एज्यूम किया है कि जो इसके बीच का बैलेंस है, इन दोनों के बीच का, ये जो 2 लाख आ रहा है, इसे सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल में क्या माना है, इसे एज्यूम किया है कि एक्सपेंस हो गया है, बैलेंस इट इज assume a expense, ओके। बट सी फाइनल में इसे एक्सपेंस नहीं माना है, इसे क्या एज्यूम किया है, इसे कैश माना है, ठीक है। अब जब सीए फाइनल वाले आंसर करेंगे, अगर वो क्या मानते हैं एक्सपेंस ट्रेड करते हैं, तो सीएमए फाइनल वाले उसे क्या नोट देंगे, क्या नोट देंगे, इट इज एज्यूम दैट बैलेंस ऑफ ₹2 लाख दैट इज एज्यूम एज एक्सपेंस, ओके। सो यहाँ पर एक ही ये पॉइंट ध्यान रखना है, बट सीएमए जो सीए फाइनल वाले हैं उन्हें उनके जो स्टडी मटेरियल में उसे कैसे माना है जो बैलेंस बच गया है। सो उन्हें ये कुछ भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। सो सीएमए फाइनल वाले ये ध्यान रखेंगे कि वहां पर सिर्फ इसने क्या है माना है, क्वेश्चन में सोल्व करते समय उसमें माना है कि जो बैलेंस 2 लाख रुपए है उसे एक्सपेंस ट्रीट किया है वहां पर, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है और कुछ भी ऐसे दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इतनी ध्यान रखना है। अगर आप इसे कैश मानते हैं सीएमए फाइनल वाले, तो तब भी इसे क्या मानना देना, तुम्हें नोट देना है। अगर आप एक्सपेंस मानते हो तब भी नोट देना है। ये सीएमए फाइनल वालों के लिए है, ठीक है। अगर कैश एज्यूम करते हो इसे बैलेंस को, तब भी नोट देना है, और कैश एक्सपेंस एज्यूम करते हो तब भी तुम्हें नोट देना है, ठीक है। अब वीडियो पॉज करो और लिख लो इसमें। एक मिनट वेट ध्यान से देखो, थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें। क्या देखो 7% सिक्योरिटी कितनी है, 7% सिक्योरिटी 8 लाख की है, ठीक है। बट मैंने क्या कर दिया उसे 5 लाख में एज्यूम कर लिया है। क्या लिख दिया 5 लाख, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 लाख आएगा। इसे सही कर लो, 87 50 प्लस 8 लाख प्लस में 5 लाख प्लस में 4,50,000 प्लस 10,51,000, ये आएगा 1,15,00,000, 1,15,51,000, 1,15,00,000 आएगा यहाँ पर। बस इतना चेंज है, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर दो किससे, 10 लाख से। 10 लाख से डिवाइड करो कितना आएगा, 11.55 आएगा, 11.55, ठीक है। अब 11.55 में से इसे माइनस कर दो, बाकी सब सेम है। 11.55 माइनस 0.9, ये 11.55 माइनस 0.9, ये आएगा 10.65, 10.65, ओके। सॉरी फॉर दैट, करेक्ट कर लो इसे। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सीए फाइनल का, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, सीए फाइनल का क्वेश्चन नंबर 10 है स्टडी मटेरियल का। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम, इसमें कितनी 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी, म्यूचुअल फंड सी, ठीक है। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई मीन इन्वेस्टमेंट, ओके। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, 1/12/2009, 1 दिसंबर 2009, और इसमें कितनी है 1 जैन 2010 और 1 मार्च 2010, ठीक।
और इसमें क्या लिखा, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितना है इन्वेस्टमेंट का, म्यूचुअल फंड में 50,000 किया है, और इसमें कितना किया, म्यूचुअल फंड बी में 1,00,000 और म्यूचुअल फंड सी में 50,000, और कितना है देखो एनएवी पर यूनिट, एंट्री डेट, एंट्री डेट का मतलब जिस दिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उस दिन की एनएवी कितनी है, मतलब ओपनिंग एनएवी होगी ना, तो एनएवी कितनी है जिस दिन परचेज किए थे यूनिट्स, देखो कितनी है, कितने 10.5 10, ठीक है। और डिविडेंड रिसीव्ड, और डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड को डिविडेंड रिसीव हुआ है 950, 1500, और इसमें कितना नील है म्यूचुअल फंड सी में। और उसके बाद क्लोजिंग एनएवी देखो, एनएवी 31 मार्च 2010 की कितनी है 10.4 और 10.1 9.82, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, व्हाट इज इफेक्टिव यील्ड पर एनम ईच 3 स्कीम एज ऑन 31 मार्च 2010, इफेक्टिव यील्ड निकालनी है इसमें, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते थे, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये फाइनल का क्वेश्चन नंबर 10, ओके। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव यील्ड, इफेक्टिव यील्ड पर एनम एज ऑन 31 मार्च 2010, ओके। अब यहां लिखो म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड ए और बी दोनों आ गए यहाँ पर, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ए एंड म्यूचुअल फंड बी, म्यूचुअल फंड सी। अब देखो ये डेट यहां नहीं लिखनी है, क्या लिखना है, अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है 50,000, और इसमें 1,00,000, इसमें 50,000। अब एनएवी कितनी थी, एनएवी, अब एनएवी देखो, एनएवी एंट्री डेट कितनी इसकी 10.50, 10 एंड 10। अब क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट कितने इशू किए हैं, नंबर ऑफ यूनिट निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट कितने इशू हुए हैं, देखो नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे पता चलेगा, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है 50,000, और एक एनएवी पर यूनिट कितनी है, पर यूनिट की एनएवी कितनी है 10.5, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉन में एनएवी, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स तो करो 50,000 डिवाइड बाई 10.5, ये आएगा 4761.90, ठीक है। इतने यूनिट्स मिले हैं इसमें, और इसमें कितने यूनिट्स हैं, सीधा आ जाएगा 10,000 डायरेक्ट, क्योंकि कितना है 1,00,000, उसको डिवाइड करो 10 से, और इसमें कितना आएंगे 5,000, ओके। अब ये क्या नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, और क्लोजिंग एनएवी कितनी दी है, क्लोजिंग एनएवी, एनएवी कितनी है 31/3/2010 की, ठीक है। देखो कितनी है एनएवी 10.4 और 10.10 और कितनी है 9.8, ठीक। अब क्या निकालना है, अब क्लोजिंग टोटल एनएवी कितनी होगी, ये तो एनएवी पर यूनिट है, तो टोटल एनएवी कैसे निकालेंगे, इसको जितने नंबर ऑफ यूनिट क्या किए थे इशू किए उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे क्लोजिंग एनएवी से, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी एनएवी, क्लोजिंग डेट कितनी एनएवी बची हुई है, ठीक है। एनएवी ऑन 31/3/2010, ये कौन सी है, टोटल एनएवी आ जाएगी, टोटल एनएवी, ओके। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4761.9
इंटू में 10.4 10.4 कितनी है 49,000। ये रुपीस में है, ये भी रुपीस में है। ओके 49,523.76। अब उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितने जाएगी 10,000 इंटू में 10.10 10 1,01,000 1,01,000। ठीक है। अब क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करो 5 इंटू में 9.8 कितना आएगा 49,000। ये सी में फाइनल में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं 5 ईयर में, आप देखना। और ये सी फाइनल में तो आते हैं इसमें से। ठीक है। अब क्या करना है इसका, अब गेन निकाल लो, प्रॉफिट एंड लॉस, गेन एंड लॉस। अब गेन एंड लॉस कैसे निकलेगा, आपने कितना इन्वेस्ट किया था 50,000 और उसकी वैल्यू कितनी बची है, तो इसमें से ये वाले ओपनिंग एनएवी में से क्लोजिंग एनएवी को माइनस कर दो। ओपनिंग एनएवी माइनस में, सॉरी क्लोजिंग एनएवी में से ओपनिंग एनएवी माइनस करते हैं। ठीक है। क्या करना है, क्लोजिंग एनएवी माइनस में क्या करेंगे ओपनिंग एनएवी। टोटल वाले माइनस करेंगे। टोटल देखो लास्ट ईयर में कितनी बची एंड में 49,523.76 49,523.76 और हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी 50,000, तो हमारा कितने का लॉस हो गया 476.24। ये लॉस है। और इसमें देखो 1,00,000 लगाए थे और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1,01,000, तो इसकी कितनी प्रॉफिट आ गया 1,000 का डिफरेंस। ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा ओपनिंग एनएवी और कितने क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी। अब इसमें देखो लगाए कितने थे 50,000 और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 49,000, तो कितना का लॉस हो गया 1,000 का। ठीक। अब डिविडेंड भी रिसीव हुआ था, डिविडेंड लिखो, डिविडेंड देखो डिविडेंड कितनी है, डिविडेंड हुआ 950। 31 मार्च 2010 तक कितना हुआ इसमें म्यूचुअल फंड में कितना हुआ 950 रुपए। ठीक। और इसमें कितना हुआ 1,500। ठीक। अब इसके बाद इसमें कितना हुआ, इसमें कोई डिविडेंड वही थी रिसीव नहीं हुआ। ठीक। अब क्या कर दो टोटल, अब ये इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा टोटल यील्ड आ जाएगी, टोटल यील्ड कैसे आएगी, गेन एंड लॉस जो भी आया उसमें प्लस क्या करेंगे डिविडेंड जो रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड। ओके। अब मतलब जो ये ना गेन और लॉस इसको दोनों को क्या तो ऐड कर दो। देखो 950 प्लस 476.24 ये माइनस का है ना, तो कितना हो गया 473.76 इतना बचा। ये एनएवी आ गई नेट एनएवी, टोटल यील्ड, इट मीन नेट एनएवी नहीं टोटल यील्ड है ये, यील्ड मींस प्रॉफिट। अब क्या ये इसमें डायरेक्ट आ गया, दोनों को ऐड कर तो 2500। अब ये माइनस का है तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 1,000। ओके। अब क्या करना है, अब इसकी यील्ड निकालनी है। यील्ड कैसे निकालते हैं, देखो फॉर्मूला है इफेक्टिव यील्ड, परसेंटेज में निकालना है इफेक्टिव बाई EILD। राइटिंग कितनी अच्छी है। यील्ड अब कैलकुलेट करो, इसने म्यूचुअल फंड इसमें कितने डे होल्ड किए हैं, देखो 1 दिसंबर से। ठीक है। 1 दिसंबर का मतलब दिसंबर में कितने दिन होते हैं 31 प्लस में 31 जैन, अब फेब में 28 कर दो और मार्च में 21, टोटल एड करो कितना हो गए 31 प्लस में 31 प्लस में 28 प्लस में 31, ये आ गए 121 डे। ठीक है।
ए फंड कितने में फंडे में कितने और बी में कितने डे होल्ड किए, डेट निकालना, पहले टोटल डेट निकाल लो। अब जैन में देखो, जैन से क्या ना, तो जैन का मतलब 31 प्लस में 28 प्लस में 31, 31 प्लस में 28 प्लस में 31, 90 डेज। इसमें कितने 90 डेज, 90 डेज। अब इसमें देखो सी में एक मार्च ही है तो 31 डेज हुए टोटल, 31 डेज। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इधर लिखवा देता हूं, इफेक्टिव यील्ड का, इफेक्टिव यील्ड इसका फॉर्मूला क्या है, जो यील्ड आई है, यील्ड और इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू में पर एनम निकालनी है ना, तो पर एनम का मतलब 365 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और जितने डे क्या किया होल्ड किया है, होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग डेज, ठीक है, होल्डिंग पीरियड आ गया, इनटू में 100 कर देना है। ठीक है, होल्डिंग पीरियड मतलब कितने दिन होल्ड करके रखा है उसे। अब देखो इसमें, देखो करो इसमें एक बार क्या करना है, देखो कितनी यील्ड है 473.76, और इसको कितने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 50,000। अब मल्टी हम क्या करेंगे, यील्ड निकालेंगे, और हेड कितनी की 121 डेज, और इंटू कर दो 100 से करो, देखो कितना आ गया 473.76 डिवाइड बाय 50,000 इंटू में 365 डिवाइड बाय 121 और इंटू में 100, यह है 2.86। इफेक्टिव यील्ड कितना है 2.86, ये इसका निकाला है अभी 2.86%, ये इफेक्टिव यील्ड है। अब इसी तरह से फॉर्मूला इसी में क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करो, 2500 डिवाइड बाय कितना 1 लाख और इंटू में 365 और डिवाइड कितना 90 डेज और 100 से मल्टीप्लाई, इसमें आ गया 10.14%। अब उसका निकालो 1000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू में 365 डिवाइड बाय 31 इंटू में 100, ये आएगा 23.55% माइनस में। ठीक है, ऐसे निकालने इफेक्टिव यील्ड। अब वीडियो पॉज करो और लिख लो। So, first I am going to give you homework. Only one question I am going to give homework. Okay. See, question number 11 of CA final study mat. Okay, CA final study mat का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसे CA फाइनल वाले भी करेंगे और CMA फाइनल वाले भी करेंगे। ठीक है, अगर CMA फाइनल में ऐसे क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। ऐसे पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तुम्हें भी सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, जो भी मैं यहाँ करवा रहा हूँ, और अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाने हैं, सिर्फ मेरे कराने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका एग्जाम निकलना बहुत ही टफ हो जाएगा। ओके, सो प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, जब तक करनी है जब तक माइंड में एक एक कंसेप्ट क्या नहीं हो जाता, क्लियर सेट नहीं हो जाता है। ओके, और आप भी जानते हो एंड मोमेंट में क्या होता है, तो आप इंटर तो फेस कर ही चुके इंटर में एग्जाम। जब एंड मोमेंट में रिवीजन करने का टाइम आता है तो उस केस में क्या हम सारे क्वेश्चन एक साथ कवर कर सकते हैं, कर लेते हैं, नहीं कर पाते हैं ना। तो रिवीजन के टाइम पे क्या होता है, वैसे देखना होता है इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, एजेंट इट। सो पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक बार नहीं बार बार करनी है, जब तक करनी जब तक कंसेप्ट माइंड में बैठ नहीं जाते हैं। ठीक है, so I think it is enough for today. In next class I will cover some more practical problems of mutual fund. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.